जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, समान हिंदी की आज ये 8वीं क्लास है और वर्णमाला की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला नामक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मुख्य रूप से देखा ही गया कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इन सभी बिंदुओं पर पिछली क्लासों में बात हो चुकी है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उस क्लास को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको मैं समझाने का प्रयास किया था। आइए फिलहाल इस क्लास की शुरुआत करता हूं। आज ये वर्णमाला पार्ट 2 है, यानी कि ये दूसरी क्लास है वर्णमाला की। और जो समान हिंदी का श्रृंखला चल रहा था, आज ये 8वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं और कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। इसके अलावा स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग विचार करेंगे। आज इस पर बहुत ही डिटेल से आज ये क्लास चलेगी, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि स्वर के बारे में आज संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास होगी। 40 से 45 मिनट में आपको स्वर के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी आज की क्लास में मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला की अगर बात की जाए तो वर्णमाला की परिभाषा की अगर बात की जाए तो कामता प्रसाद गुरुजी एक वैयाकरण है, आप सभी को पता है। जैसे वासुदेव नंदन जी हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, हरदेव बहरी जी हैं, पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, वैसे ही कौन है, कामता प्रसाद गुरु जी हैं, वैयाकरण है, व्याकरण के ज्ञाता हैं। तो उन्होंने एक परिभाषा दिया था कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है भैया कि समुदाय हम लोग किसे माने। समुदाय का मतलब यहां पर यह है, एक तो पहला क्रम है और दूसरा क्या है, व्यवस्थित है। यानी कि जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए होंगे, वर्णमाला में आप देखते हुए आए होंगे कि सबसे पहले स्वर आता है, स्वर के बाद कौन आता है, व्यंजन आता है। आप पुस्तकों में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वर लिखा हुआ होता है, आ के बाद दीर्घ आ, ई लिखा रहता है। इस प्रकार से पूरा स्वर लिखा रहता है। उसके बाद व्यंजन का से शुरुआत होता है, व्यंजन पूरा का पूरा लिखा होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, क्रम क्या हो गया, क्रम हो गया कि वर्णमाला में पहले स्वर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, व्यंजन आएगा। और व्यवस्थित का मतलब यह हुआ कि जो यहां पर आप देख रहे हैं, आ है दीर्घ आ है, ई है दीर्घ ई है, ऊ है दीर्घ ऊ है, री है, इस प्रकार से जो वर्णन किया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यवस्थित कहेंगे। तो क्रम और व्यवस्थित को ही क्या कहा जाएगा, यहां पर समुदाय कहा जाएगा। यानी कि वर्णों के क्रम और व्यवस्थित रूप को ही क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समुदाय को ही क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। इसमें आप देखेंगे एक तो स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। एक प्रश्न आपसे पूछा यह जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। और 52 वर्णों का जिक्र हम लोग करेंगे, बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर अब बात की जाए हिंदी वर्णमाला में कुल, देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया वर्णमाला की परिभाषा किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इन्होंने कहा कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। समुदाय का मतलब यहाँ क्रम और व्यवस्थित से है, क्रम का मतलब यहाँ पर स्वर और व्यंजन से है, व्यवस्थित का मतलब जो आप लिखा हुआ रूप देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। जो ये 52 वर्ण है, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। एक तो स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है भैया, व्यंजन होता है। ये आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। इसे अभी जब स्वर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिटेल से लिखेंगे, परेशान अभी नहीं होना है, आपको केवल सुनना है ध्यान से। स्वरों की
संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। स्वर के भेद कितने हैं? 3 है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए स्वर के कितने भेद हैं भैया, तो आपको आंसर लगाना है 3। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, और कौन सा है? प्लुत स्वर है। फिर उसके बाद बात की जाए व्यंजन की, तो व्यंजन में आप देखिए व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? 33 है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की मूल संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो आपको आंसर लगाना है 33। पूछा जाए कुल संख्या कितनी है, तो 39 है। ये आपको ध्यान देना है। पूछा जाए व्यंजन के मुख्य रूप से भेद कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, व्यंजन वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ पर केवल आपको जो वर्ण है, 52 वर्ण है, इनका विभाजन मैं बता रहा हूं। उसके बाद स्वर पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए नवीन व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन है? छत्र, ज्ञ, अढ़ और अढ़ा। ये है, और ये किसके अनुसार है? तो वासुदेव नंदन जी के अनुसार इन 5 वर्णों को नवीन व्यंजन की संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान देना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए किसके अनुसार ये है, तो वासुदेव नंदन। जैसे ये परिभाषा मैंने आपको बताया किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो ये नवीन व्यंजनों की संख्या 5 बताई जा रही है, किसके अनुसार बताई जा रही है? तो वासुदेव नंदन के अनुसार बताई जा रही है। ये आपको ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आप कह सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं भैया? वर्णमाला कहते हैं। समुदाय का मतलब क्या है? क्रम और व्यवस्थित रूप। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। वर्ण के भेद कितने हैं? स्वर और व्यंजन। अब देखिए दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर भी इंपॉर्टेंट है और व्यंजन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें व्यंजन के बारे में देखेंगे। यहां से आपको याद रखना है। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब प्रश्न यह उठता है भैया कि स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि जो स्वर है, स्वर किसे कहते हैं? ये आपको ध्यान देना है। हेडिंग डालना है स्वर। अगर आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, आप लिख लीजिए ऐसे, परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा लिखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो या स्वतंत्रता पूर्वक हो, उन्हें या उन वर्णों को, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? स्वर। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो या स्वतंत्रता पूर्वक हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? ऐसे पॉइंट में लिख लें। ये तो परिभाषा होगी। यहां पर देखिए स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या अभी अभी मैंने आपको बताया था कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है, जबकि मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से हो, बिना किसी के सहायता से हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और देखिए जब व्यंजन आपको बताने लगेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग क्या
पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे जिस प्रकार से आर्टिकल 19 और 21 में आपको आजादी मिली है, आर्टिकल 19 के तहत आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र पूर्वक बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे स्वर, तो स्वर क्या है, स्वतंत्र हैं। यानी स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है, बल्कि वो स्वयं उच्चरित होता है। ये आपको ध्यान देना है। स्वर का उच्चारण करते समय आप ये ध्यान देंगे कि स्वर का उच्चारण करते समय स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, जबकि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये आपको ध्यान देना है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां पर याद रखना है कि स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो या स्वतंत्रता पूर्वक हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 11, जबकि मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, संख्या मैंने आपको कई बार बता चुका कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जबकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो यहां आज आप ध्यान दे दीजिए कि देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, आप देखिए आ है, उसके बाद दीर्घ आ है, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, री है, ए है, आय है, ओ है, और कौन सा है, औ है। ये 11 है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है भैया, 11 है। अब बात की जाए मात्रा, मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। मात्रा की संख्या कितनी है, 10। देखिए आ की मात्रा तो होती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि जैसे का व्यंजन है, इसमें जब आ जोड़ दिया जाता है तो का इस प्रकार से बनता है। इसका मतलब यहाँ पर आ की मात्रा तो है, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आ को अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, उदासीन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो आ की कोई भी मात्रा दिखाई नहीं देती है, जबकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दीर्घ आ की इस प्रकार से मात्रा होती है, ई की इस प्रकार से होती है, दीर्घ ई हो गया, उ की मात्रा हो गया, दीर्घ उ की मात्रा हो गया, री की मात्रा हो गया, ए की मात्रा हो गया, आय की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा हो गया, और औ की मात्रा। तो देखिए मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको ध्यान देना, स्वरों की संख्या 11, मात्रा की संख्या 10। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन स्वरों में कौन सा लिंग है, यानी कि कौन कौन सा स्वर स्त्रीलिंग के हैं, कौन कौन सा स्वर पुल्लिंग के हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग ऐसे बना लेंगे, स्वरों में लिंग। क्या भैया, स्वरों में लिंग। तो देखिए हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग, पहला एक तो होता है कौन सा भैया, स्त्रीलिंग होता है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग होता है। देखिए तीसरा नहीं होता है यहाँ पर। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं, एक तो आप देखेंगे स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा कौन होता है, पुल्लिंग। यानी कि हिंदी शब्द भंडार में जितने भी शब्द हैं, उन सभी में केवल 2 प्रकार के लिंग हैं, एक तो स्त्रीलिंग है, एक दूसरा कौन सा, पुल्लिंग। यानी कि पूरे संसार में जितना भी हिंदी का वर्ण बोले जाते, जितने भी हिंदी के शब्द बोले जाते हैं, उसमें 2 ही प्रकार के लिंग हो सकते हैं, या तो वो शब्द स्त्रीलिंग का होगा या तो पुल्लिंग का होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो स्त्रीलिंग स्वरों में अगर आप देखेंगे तो स्त्रीलिंग स्वरों में आता है, आप देखेंगे ई आता है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, और आप देखेंगे री आता है। शेष जितने स्वर हैं सभी के सभी पुल्लिंग हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए आ क्या है तो पुल्लिंग है, दीर्घ आ क्या है, पुल्लिंग है, उ क्या है, पुल्लिंग है, दीर्घ उ पुल्लिंग है, ए, आए, ओ और औ, ये सभी के सभी अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा लिंग है, तो आपसे पूछा जाए कौन सा लिंग है, तो आप तुरंत आंसर लगाइएगा कौन सा है, पुल्लिंग है। ये आपको ध्यान देना है।
देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि स्वरों में लिंग कौन सा है, तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको याद रखना है, छोटी ई है, दीर्घ ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है और री है, इनमें कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग है। यही तीन याद कर लीजिए, बाकी शेष जितने हैं सबके सब कौन है, पुल्लिंग। देखिए यही याद करने का तरीका भी होता है, जो छोटा हो उसे आप याद कर लीजिए, जो बड़ा हो उसे छोड़ दीजिए। छोटा वाला याद रहेगा, बड़ा वाला अपने आप से हो जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, और बाकी शेष जितने बच रहे हैं कौन से लिंग है, पुल्लिंग है। ये आपको ध्यान देना है। इसको देखिए बार बार आप पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो ये आपको हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग स्वर आज स्टार्ट किए हैं, स्वर को पूरा आज के ही क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो, स्वतंत्रता पूर्वक हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वरों में लिंग देखा मैंने, देखिए स्त्रीलिंग के कौन कौन से स्वर हैं, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है और री है, जबकि शेष सभी के सभी आ है, दीर्घ आ है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, ए ऐ ओ औ, इन सभी में अगर पूछा जाए कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहां तक ये चीजें हो गई, बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, नोट्स ऐसे ही बनाते हुए साथ साथ में चलेंगे। देखिए नोट्स बनाने से बड़ा ही फायदा होते हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका कि जैसे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए हेडिंग डालना है। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वरों के भेद या स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो देखिए स्वर के भेद, अब स्वर के कई भेद हैं। अब देखिए अलग अलग प्रकार से स्वर हैं, जैसे उत्पत्ति या जन्म के आधार पर स्वर के भेद। सबसे पहला हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद। क्लियर है। तो इस प्रकार से कितने भेद होते हैं, 3। देखिए स्वरों के भेद हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग होंगे। जैसे जन्म या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, और उसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इस प्रकार से हम लोग बहुत मतलब कि कम से कम 6-7 प्रकार से देखेंगे भेदों को। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वर में प्रश्न आपसे बहुत ही जटिल पूछा जाता है। अगर आप देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ही जटिल लगेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पे पहला देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग 5-6 नियम देखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो स्वर के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला भेद किस आधार पे है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर है। तो कितने भेद हैं इसके, 3 भेद हैं। ऐसे आप लोग ड्राफ्टिंग कर लेंगे, ड्राफ्टिंग के माध्यम से ही पढ़ना है। तो पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर है। पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर है, और इसी को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मूल। ह्रस्व स्वर जो है इसी को मूल स्वर कहते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे दीर्घ स्वर है। कौन सा है भैया, दीर्घ स्वर है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो संयुक्त या मिश्रित स्वर है। कौन सा है, संयुक्त या मिश्रित स्वर है, संयुक्त या मिश्रित स्वर है। अब प्रश्न यह उठता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। जो अभी 11 पढ़े हैं हम लोग, इन्हीं को हम लोग बांट रहे हैं। जो अभी अभी 11 देखे हैं स्वर, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति या जन्म के आधार पे वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने देखा कि जो स्वरों में लिंग कौन से हैं, तो उसमें देखिए हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग। ऐसे ही जो स्वर है, स्वर के भेद कैसे कैसे किए जा सकते हैं, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, मात्रा के आधार पर देखेंगे, और वृत्तमुखी के आधार पर देखेंगे, जटिलता के, कठोरता के आधार पर देखेंगे। इस प्रकार से आज हम लोग देखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर याद आपको रखना है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो आपको इसमें लिख लेना है कि जिन स्वर वर्णों का जन्म, जिन स्वरों का जन्म, जिन स्वरों का जन्म, जिन स्वरों का जन्म
जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ हो, सबसे पहले हुआ हो, जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ हो अथवा जिन स्वरों का पता न चले, अथवा जिन स्वरों के जन्म का पता न चले, जन्म का पता न चले, उन्हें, देखिए, जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ हो अथवा जिन स्वरों के जन्म का पता न चले, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों से अन्य स्वर बने हैं। इन्हीं स्वरों से अन्य स्वर बने हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जिन स्वरों का जन्म का पता ना चले, यानी कि जिन स्वरों के जन्म का पता ना चले, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि जन्म सबसे पहले हुआ हो। आपको ध्यान देना है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों का जन्म का पता ना चले, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि इनका जन्म कैसे हुआ ये पता ही ना चले, लेकिन क्या कि जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ, यानी दीर्घ स्वर से पहले हुआ है, संयुक्त या मिश्रित स्वर से पहले हुआ है। ये आपको याद रखना है। और इनकी संख्या कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से है? ह्रस्व आ है, ह्रस्व ई है, ऊ है और कौन सा है? री है। इन्हीं 4 वर्णों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है या मूल स्वर कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप संस्कृत व्याकरण में देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण में एक उक्ति या दिखाई देती है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धृत कामा शंका निषिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कहा यह गया है कि जब भगवान शंकर एक बार प्रसन्न हुए, जब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए थे, तांडव कर रहे थे, तो उस समय जब उन्होंने अपने डमरू बजाए थे तो उन्हीं डमरू से जो ध्वनियां निकले थे, उन्हीं ध्वनियों से इन सभी वर्णों का जन्म होता है। और वहां पर आप देखेंगे 9 पंचवारम, यानी कि 9 5 14 महेश्वर सूत्र की बात की गई है। उन्हीं 14 सूत्रों में आप देखेंगे तो स्वरों की भी बात की गई है और व्यंजनों की भी बात की गई है। शुरुआत के जो आरंभ के 4 सूत्र हैं उनमें स्वरों की बात की गई है। यानी कि जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने माना है कि जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे, तांडव किए थे, डमरू बजाए थे, तो उनके डमरू से जो ध्वनियां निकली थी वो सबसे पहले ध्वनियां कौन सी निकली थी? आ, ई, उ और री। लेकिन जो हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान यह कहते हैं कि जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ इसी प्रकार से रोता है, आयू ऐसे करके रोता है, तो वहां से इन ध्वनियों का विकास हुआ है। ये ऐसा माना जाता है। किसके अनुसार? तो हिंदी आचार्यों के अनुसार माना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद बात की जाए, देखिए यहां पर आपको ध्यान यही देना है कि याद कर लीजिएगा कि जिन स्वरों का जन्म का पता ना चले लेकिन उनका निर्माण सबसे पहले हुआ हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। संस्कृत सूत्रों, महेश्वर सूत्रों के अनुसार भी सबसे पहले इन्हीं आ, ई, उ, री का जिक्र किया गया है। और जो हिंदी विद्वान है उनका भी कहना है कि जैसे जब सबसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ इसी प्रकार से रोता, आयू 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 कर, आयू आयू आयू
वायु, इस प्रकार से करके रोता है तो उनकी जो पहली ध्वनि होती है वो किससे शुरुआत होती है? आ से, दूसरी ई से, तीसरी ऊ से, चौथी री से। तो ऐसा हिंदी के आचार्य मानते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दो समान ह्रस्व या ऐसे आप लिख सकते हैं जिन स्वर वर्णों का जन्म, जिन स्वर वर्णों का जन्म दो समान ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर के योग से हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ह्रस्व आ है, इसमें जब ह्रस्व आ जोड़ दिया जाता है तो दीर्घ आ बन जाता है। जैसे इसमें ई है, यहाँ पर फिर से ई जोड़ दिया जाएगा तो दीर्घ ई बन जाएगी। जैसे ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व ऊ में फिर से ह्रस्व ऊ जोड़ देंगे तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। जैसे री है, री में फिर री जोड़ देंगे तो यहाँ पर दीर्घ री हो जाती है। लेकिन यहाँ री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 3 है। कौन कौन से हैं? दीर्घ आ है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है। जबकि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ऊ है, री है। ये आपको याद रखना है। संयुक्त स्वर, संयुक्त या मिश्रित स्वर किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग स्वर आपस में मिलकर, जब अलग अलग दो स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का जन्म करते हैं, एक नए स्वर का जन्म करते हैं, उन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित या संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए यहां पर देखिए आ है, आ में जब ई मिल जाता है तो यहां पर बन जाता है ए। जब यही इसी आ में जब ए को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है ए। जब इसी आ में ऊ को जोड़ दिया जाता है, जब इसी आ में ऊ को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है ओ। और जब इसी आ में ओ को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है औ। यानी कि संयुक्त स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपको याद रखना है। ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए आपको ध्यान ये देना है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से प्रश्न आने की बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना बनी रहती है, इसलिए आपको ध्यान ये देना है। बहुत ही अच्छे से आपको इसे पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से इसे आपको पढ़ना है और ध्यान देकर आपको समझना है। देखिए सबसे पहला भेद हम लोगों ने देखा, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा? ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का जन्म का पता न चले लेकिन सबसे पहले बने हों उन्हीं को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो ये ह्रस्व स्वर है इसी का जब समान रूप से जुड़ जाते हैं, जब एक ही स्वर 2 बार जुड़ जाते हैं आपस में तो दीर्घ आ बन जाते हैं, दीर्घ ई बन जाते हैं और दीर्घ उ बन जाता है। इन्हीं तीनों को कहा जाता है दीर्घ स्वर। संयुक्त या मिश्रित स्वर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए जब अलग अलग, यहाँ पर देखिए आ है, यहाँ पर ई है, दोनों मिले ए बन गए। यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए, आय बन गए। यहाँ पर आ है, ऊ है, ओ बन गया। यहाँ पर आ है और ओ है, औ बन गए। ये आपको ध्यान देना। कौन बन गया भैया? औ बन गया। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से पहला भेद हम लोगों ने देखा, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे। अभी ये तो पहला हुआ, ये आपको ध्यान देना है। किस आधार पे हुआ? जन्म या उत्पत्ति के आधार पे। अब दूसरी हेडिंग हम लोग देखेंगे। दूसरा भेद कैसे किया गया है? मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के, या ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, मात्रा के आधार पर
मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इसमें भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये कैसा है? ये उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में जो लगने वाला समय, यानी कि लगने वाला समय, यानी कि किन किन वर्णों में कम समय लगता है उच्चारण में, किस में अधिक लगता है, किस में उससे भी अधिक लगता है। इसमें सबसे पहला आ जाएगा कौन सा? ह्रस्व स्वर आ जाएगा, यही है, ह्रस्व है। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? दीर्घ स्वर आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक कौन आ जाता है? पुलुत स्वर आ जाता है। कौन सा आ जाता है भैया? पुलुत स्वर आ जाता है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। एक तो कौन सा है? ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, और तीसरा कौन सा है? पुलुत स्वर है। ये आपको ध्यान देना है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, अथवा एक मात्रा का समय लगे, अथवा एक मात्रा का समय लगता है, अथवा एक मात्रा का समय, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे अथवा एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें वही 4 हैं, कौन कौन से हैं? ह्रस्व आ है, ह्रस्व ई है, ऊ है, और कौन है? रे है। यही कौन है? यही चारों हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो इनके उच्चारण में किससे? इससे 2 गुना समय लगता है। इससे कितने गुना समय लगता है? 2 गुना। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे? देखिए दीर्घ आ आएगा, दीर्घ ई आएगी, दीर्घ उ आएगा। री दीर्घ हिंदी में होता नहीं इसलिए नहीं आएगा। ए, आए, ओ, और कौन है भैया? औ आते हैं। तो ये जो 7 वर्ण है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान यहाँ पर ये भी देना है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 3 हैं ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ये कौन है? मूल दीर्घ स्वर हैं, जो पिछला अभी मैंने आपको बताया। और जो ये हैं ये मिश्रित दीर्घ स्वर हैं। कैसे हैं भैया? मिश्रित या संयुक्त मिश्रित दीर्घ स्वर हैं, मिश्रित दीर्घ स्वर हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें भी देखिए आ जुड़ा था तो दीर्घ आ बना था, ई जुड़ा था तो दीर्घ ई बना था, उ जुड़ा था दीर्घ उ बना था, आय और ई मिले थे तो ए बना था, आय और ए मिले थे तो ए बना था, आय और उ मिला था तो ओ बना था, आ और ओ मिला था तो औ बना था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा? दोनों जुड़ रहे हैं, इसीलिए इन सभी 7 को संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं भैया? संधि स्वर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और पुलुत स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या
8 है। इनकी संख्या कितनी है भैया? 8 है। और इनका चिन्ह इस प्रकार से आप देखेंगे 3 की तरह से होता है। जैसे आप देखिए, एक तो ओम इस प्रकार से लिखते हैं, और एक ओम आप इस देखे होंगे इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ओम 2 प्रकार से लिखते हैं ना, एक तो ओम इस प्रकार से लिखा जाता है, एक ओम। देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें मात्रा के आधार पे कैसे हम लोग बांट रहे हैं? उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे। तो यहां पर देखिए, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और पुल्ल स्वर होता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और या एक मात्रा का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या उससे भी अधिक समय लगे, तो उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे आप उच्चारित करके बोलिए, देखिए जैसे आ, उसके बाद आ बोलिए आ, इससे ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं? लग रहा होगा। देखिए ई, इससे ज्यादा समय लग रहा है। ऊ, यहां पर देखिए ज्यादा समय लग रहा है, ये आपको ध्यान देना है। इससे 2 गुना समय लगता है, लेकिन यहां पर औ लग गया। जैसे यहां पर ओम बोलेंगे, यहां पर का ओ ले लीजिए, यहां पर ओम बोलेंगे तो आराम से आप बोल लेंगे, लेकिन यहां पर ओम, जैसे कोई मंत्र जप हो रहा, ओम नमः शिवाय, तो यहां पर देखिए ओम जो बोला जा रहा है, यहां पर कितना आवाज आ रहा है? बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बोध हो रहा है। तो यहां पर तो देखिए कौन सा है? दीर्घ स्वर है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कौन सा है? प्लुत स्वर है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे अल्लाहु अकबर ऐसे बोलते हैं, तो यहां पर क्या, वहां पर पुलुत में बोला जा रहा है। किसमें बोला जा रहा है? पुलुत। तो देखिए यहां संयोग की बात यह है कि पुलुत स्वर होता तो है, इसका यूज भी लोग करते हैं बोलने में, लेकिन इसका लिखित रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे। प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ओम वगैरह लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि वर्तमान में ये जो प्लुत स्वर है, इसका ये बोला तो जाता है, लेकिन वास्तव में इसको लिखा नहीं जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक दूसरा स्वर के भेद हम लोग देख रहे हैं। स्वर के भेद में दूसरा हम लोगों ने भेद देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये मात्रा के आधार पर कैसे? उच्चारण में लगने वाला समय। पहला कौन सा है? ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। इस देखिए, इसमें 1 मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसमें 2 मात्रा का, इसमें कितने मात्रा का? 3 मात्रा। मतलब इसमें सबसे कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे 2 गुना समय लगेगा, और इसके उच्चारण में इससे 3 गुना का समय लगता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हैदर अली का बिरहा आप देखे होंगे, अगर बचपन में या अभी देखे होंगे, तो अब तो कोई बिरहा वगैरह खैर कोई सुनता नहीं है। पहले आयोजन भी किया जाता था और सुना भी जाता था। आजकल तो फिलहाल कोई बिरहा वगैरह सुन नहीं रहा है। आजकल ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, तो कहाँ बिरहा देखेंगे? बिरहा कौन सुनेगा भाई? आजकल सब ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, वैसे डायरेक्ट करवा रहे हैं। बिरहा कौन करवा रहा है? नौटंकी भी अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का देखेंगे आप, राज्य की क्या लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी है। लेकिन नौटंकी का भी अस्तित्व इतनी समय खतरे में है, यानी कि नौटंकी का आयोजन भी बहुत ही कम मात्रा में हो रहे हैं। अब उससे आगे निकल गया है ऑर्केस्ट्रा वगैरह, तो उसमें ज्यादा लोग सुन रहे हैं। और जब आप देखेंगे, हैदर अली का एक बिरहा था, रतौंधी वाला जीजा करके ऐसे कुछ था, तो उसमें देखिए जब जीजा जी पहुंचते हैं, अब उन्हें रतौंधी बीमारी थी। अब जब पहुंच जाते हैं तो उनका एक जो ससुराल गए हुए थे, साजन चले ससुराल, ऐसे कोई बिरहा का नाम था, रतौंधी जीजा ऐसे करके फेमस था। तो उसमें आप देखेंगे, तो जब जीजा जी पहुंच जाते हैं ससुराल के एकदम बिल्कुल गांव के करीब, अब धीरे धीरे सूर्य ढलने लगता है। और उनको पता है कि अगर सूर्य ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो मैं जा नहीं पाऊंगा ससुराल। क्योंकि पहली बार विवाह तो बचपन में हो गया था, गौना के लिए पहली बार जा रहे थे ससुराल, यानी कि वहां से अपने पत्नी को लेकर वापस आना था।
अब देख रहे हैं शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है पश्चिम की ओर, और उनको सुनाई देता है कि उनका जो साला है वो कबड्डी खेल रहा है, उसको आवाज सुनाई दे रही है। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं अपने साले साहब को, ननकौआ रे। तो देखिए यहाँ पर जो रे करके कुछ देर तक खींचा जा रहा है, वो किस स्वर में प्रयोग हो रहा है, पुलुत वाले स्वर में होता है। अब वो ननकौआ कबड्डी खेलने में बिजी था, यानी कि साला साहब कबड्डी खेलने में बिजी थे। अब वो सुनता ही नहीं, आता ही नहीं जीजा के पास। अब जीजा क्या करें, समस्या यह है कि अंधेरा हो जाएगा, ससुराल पहुंच नहीं पाएंगे। तब तक उनको दिखाई देता है कि उनके ससुराल का एक बछवा था, एक बैल था, हष्ट पुष्ट था, बिल्कुल जैसे इस समय सांड घूमते रहते हैं वैसे था। अब क्या काम करते हैं, उस बछड़े का पूंछ पकड़ लेते हैं जोर से कि यह बछड़ा कहाँ पहुंचाएगा, ससुराल पहुंचाएगा। अब उस बछड़े का पूंछ पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं और चल देता है। अब पूंछ पकड़ने के बाद वैसे जानवर भागते हैं, आप लोग अगर गांव से हैं तो आप जानते हैं कि जैसे आप पूंछ पकड़ेंगे तुरंत जानवर भाग जाता है। जब वो पूंछ पकड़ते हैं तो बछड़ा आगे की ओर बढ़ता है और भागता हुआ तेजी से जाता है, और जीजा जी जो है रतौंधी वाले, वो उसी बछड़े के पूंछ पकड़ के धीरे 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 पहुंच जाते हैं ससुराल। अब वो दलान में चला जाता, दलान मतलब जहां पर बैल वगैरह गाय भैंस बांधी जाती है, उसी को गांव में क्या कहते हैं, दलान। तो उसी में पहुंच जाते हैं। अब भाई साहब वहां पर आ जाती हैं साली जी। अब साली जी जब आ जाती हैं तो साली जी को ऐसा लगता है कोई चोर आ गया है। अब जीजा पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी साली आ रही है। अब वो चोर चोर कह दी, तब तक 4-5 लड़के आ गए और उनको पीट दिया। तब तक ननकौआ पहुंचा। ननकौआ कहा, अरे ये तो जीजा जी है, बड़ी समस्या, घोर बेइज्जती हुई। तो यहाँ पर एक कौन थे, रतौंधी वाले जो जीजा जी थे, उनकी कहानी थी। तो वहां पर जो रे करके बुलाते हैं, जैसे गांव में आज भी जैसे कोई पुकारता है, आप गांव वगैरह में देखे होंगे तो बुलाते हैं जैसे रजवा रे, मोहनवा रे, इस प्रकार से जो बुलाते हैं ना, तो ये जो उसमें आवाज बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, वहां पर ज्यादा समय लग रहा है आवाज में, तो कौन सा स्वर का प्रयोग हो रहा है, कुलुत स्वर का प्रयोग हो रहा है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। इनका चिन्ह 3 के तरीके से है हिंदी वाले, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? बस एक और देख लीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ये तो उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे हुआ, ये तो उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे हुआ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब हम लोग देखेंगे मात्रा के आधार पर ही है स्वर के भेद, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से मात्रिक स्वर हैं और कौन कौन से अमात्रिक स्वर हैं। इसमें 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 ही प्रकार का होता है। एक मात्रिक स्वर होता है, मात्रिक स्वर, और दूसरा कौन सा होता है, अमात्रिक स्वर होता है। कौन सा होता है भैया? अमात्रिक स्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिन स्वर वर्णों की मात्रा स्पष्ट दिखाई देती है उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं, जबकि जिनकी मात्रा तो होती है, जिन स्वर वर्णों की मात्रा तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे अमात्रिक कहते हैं। मात्रिक किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों की मात्रा, जिन स्वर वर्णों की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है, उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं, उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जिन स्वर वर्णों की मात्रा तो होती है, मात्रा तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई नहीं देती, मात्रा तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उन्हें अमात्रिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमात्रिक या उदासीन स्वर कहते हैं। अमात्रिक या उदासीन स्वर कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है।
अब देखेंगे यहाँ पर इनकी संख्या 1 है और इनकी संख्या कितनी है, 10 है। इनकी संख्या कितनी है, 10 है। देखिए कौन कौन से हैं, दीर्घ आ है, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, उसके बाद आप देखेंगे री है, ए है, आय है, ओ है और औ है। देखिए आपको मात्रा दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, आ की मात्रा, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। लेकिन यहां पर देखेंगे आप, इसमें केवल और केवल ह्रस्व आ आता है। ह्रस्व आ आता है, ये दिखाई ही नहीं देखा। देखिए पहले समझ लीजिए, मात्रा के आधार पे हम लोग तीसरी हेडिंग देख रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। इससे पहले हम लोग उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर देख रहे थे, यहां पर केवल मात्रा के आधार पर देख रहे हैं। तो एक मात्रिक होता है, दूसरा अमात्रिक होता है। मात्रिक किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्णों की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 स्वर हैं, इनकी मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जबकि जिन स्वर वर्णों की मात्रा तो होती है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल आ है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्यंजन का है, इसमें आ जुड़ा हुआ है। आप देखिए का लिख उठा, इसमें क्या कहीं दिखाई दे रहा है स्वर, लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर का, यहां पर देखिए का है, का में अगर आ की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार से का लिखेगा। यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से आ की मात्रा दिखाई दे रही। जैसे मान लीजिए बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, देखिए ई की मात्रा दिखाई दे रही। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए खा है, खा में आ की मात्रा लग गई तो यहाँ पर केवल खा दिखाई देगा, यहाँ पर कोई भी मात्रा दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे स्वर जिनकी मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी उसे मात्रिक कहेंगे, जिनकी दिखाई नहीं देगी उन्हें अमात्रिक। और अमात्रिक में केवल और केवल आ है। इसका मतलब यह हुआ भैया कि कोई भी व्यंजन वर्ण हमें दिखाई दे रहा है, अगर उसमें कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब उसमें कौन सा स्वर होगा, आ होगा। अवा को कौन सा स्वर कहते हैं, अमात्रिक स्वर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं या अमात्रिक स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब इसके अलावा 4 और भी भेद हैं, इसके अलावा 4 और भी भेद हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मुंह के आकार के आधार पर, जिह्वा उच्चारण के आधार पर, कठोरता के आधार पर, वृत्तमुखी के आधार पर, इस प्रकार से 4 और भी स्वर के प्रकार हैं। लेकिन उसे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। चूंकि इतना आज आप लोग तैयार करिए, इतना नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी किस पर होगी, स्वर पर ही होगी। वहां पर हम लोग देखेंगे और भी इससे भी ज्यादा मोस्ट क्लास वो वाली है, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। ये स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, आज से स्वर शुरुआत कर दिए हैं, कल ये स्वर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज 3 भेद हम लोग देख चुके हैं स्वर के। पहला देखे थे हम लोग जन्म के आधार पर, दूसरा हम लोग देखे थे मात्रा के आधार पर, लेकिन मात्रा में के आधार पर इस प्रकार से उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा के आधार पे। उसके बाद ये मात्रा के आधार पे 2 भेद होते हैं, मात्रिक अमात्रिक होते हैं। मात्रिक स्वरों की संख्या 10 होती है, अमात्रिक स्वरों की संख्या 1 होती है, आ होती है। और वह सभी व्यंजन में लगभग अगर आपको कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कौन सा स्वर होगा, वहां पर आ की मात्रा, ह्रस्व आ की मात्रा होगी। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आ रही होंगी और यह भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। और प्रयास यह करिएगा कि एक क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो एग्जाम टाइम में आप नोट्स जो बनाएंगे उसे आप रिवीजन करेंगे। देखिए एक बार क्लास को वैसे देख लिया करें और उसके बाद दूसरी बार क्लास को नोट्स बना लिख लिया करें, या तो ऐसा करिए पहले क्लास को नोट्स बना लीजिए, दूसरी बार आप समझ, तो पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट्स बना लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।